अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो और आईएफएस का पहला एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस सीरीज में मॉड्यूल डी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे। सो अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए रिलेटेड टू जेईई और सभी अपडेट्स चाहिए, जेईई के रजिस्ट्रेशन डेट्स कब है, कौन से एग्जाम्स की तैयारी पहले करनी है, सिलेबस प्रायोरिटी क्या रहेगी, सिंपली आपको लिखना है जेएआईआईबी अपडेट्स और यहाँ पर 2026 की तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं। जेआईबी अपडेट्स लिखेगा और व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू द इंश्योरेंस फंडामेंटल्स। बहुत ही क्लीन वे में आपको ये चैप्टर मैं क्लियर करवाने वाला हूं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। देखो, इंश्योरेंस जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। लाइक दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि भाई मैं आपको बचाऊंगा अगर आपके ऊपर कोई अड़चन आन पड़ती है। लाइक मान लो कि एक पर्सन है ए, इन्होंने अपनी कार के लिए इंश्योरेंस करवाई, राइट, और इन्होंने एक प्रीमियम पे करा टू द पर्सन बी। अब ये प्रीमियम जो है दैट्स बेसिकली कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, राइट, एंड कल अगर कार को दिक्कत आती है तो पर्सन बी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द सेम। दैट्स बेसिकली इंश्योरेंस, राइट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ इसमें, उनको भी समझना जरूरी है और दैट्स अ बेसिक पार्ट रिलेटेड टू कि ये प्रोटेक्शन जो होती है एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के थ्रू दी जाती है टू द प्रोटेक्शन बायर। तो पर्सन ए जो है वो है प्रोटेक्शन बायर जिसने प्रोटेक्शन को किया है परचेज, और पर्सन बी जो है वो है प्रोटेक्शन सेलर जो रिसीव कर रहा है यहां पर एक फिक्स्ड प्रीमियम अमाउंट, और उसके बदले में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो उसको इंडैम्निफाई करेगा। दैट्स द केस रिलेटेड टू द इंश्योरेंस। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट्स रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। और इससे रिलेटेड ना मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन आते ही आते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ में ना बेसिक क्या चीज रहती है कि आप सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करोगे। पूरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको सभी फैक्टर्स बताने हैं, जितने भी फैक्चुअल मटेरियल इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पर रिस्क आपके ऊपर पड़ सकता है, चाहे वो रिक्वेस्ट करी गई है चाहे नहीं की गई है, यू आर टू प्रोवाइड, यू आर टू डिस्क्लोज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ये है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। और अगर आप कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं बताते हो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई बात आन पड़ती है तो इंश्योरर का ऑप्शन रहेगा कि वो कंपनसेशन को रिफ्यूज कर सकता है। इंश्योरर यानी कि जो पर्सन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर सेकंड प्रिंसिपल यहां पर रहता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि राइट टू इंश्योर। ठीक है, तो ये रहता है राइट टू इंश्योर, आपका अधिकार है कि आप इंश्योर करवा सकते हैं। तो पॉलिसी होल्डर के पास एक पेक्यूनरी या फिर मॉनेटरी इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी में जिसको उसने इंश्योर करवाया है, यानी कि लेजिटिमेट फाइनेंशियल स्टेक होना उस प्रॉपर्टी में, उस एसेट में होना जरूरी है जिसको आप सिक्योर करवाने वाले हो। अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी में कमी मानी जाएगी, उसे सही नहीं माना जाएगा। आप किसी और की कार की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, आप अपनी कार की इंश्योरेंस करवा सकते हो, यानी कि जिस पर्सन के नाम पर वो प्रॉपर्टी है वही पर्सन इंश्योरेंस करवा सकता है अपने थ्रू या फिर अपने एजेंट के थ्रू भी आगे करवा सकता है, राइट। फिर बात आती है प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी के बारे में। दिस इज अ बेसिक थिंग रिलेटेड टू द इंश्योरेंस, राइट। अब इंश्योरेंस कवर की जाती है ताकि अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसको कवर अप कर लिया जाए। तो इंश्योर्ड जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं बनाता उसे, ठीक है। तो एक होता है इंश्योरर, ए पर्सन जो लेट्स से एलआईसी कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, तो ये हो जाएगा इंश्योरर, और पर्सन बी जिसको इंश्योरेंस मिल रही है वो हो जाएगा इंश्योर्ड, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने लॉस को मेकअप करने के लिए इंश्योरेंस करवाता है, कोई प्रॉफिट कमाने के लिए वहां पर इंश्योरेंस नहीं करवाता है। इंश्योर्ड का कंपनसेशन अमाउंट जो होगा वो एक्चुअल लॉस के इक्वल होगा, उससे एक्सीड नहीं कर सकता। जैसे मान लो अपने कार की इंश्योरेंस करवाई और वो 5 लाख की आपकी कार की इंश्योरेंस थी, तो मैक्सिमम कंपनसेशन भी जो आपको दी जा सकती है ना
मैक्सिमम कंपनसेशन जो दी जा सकती है वो लिमिट हो जाएगी 5 लाख के ऊपर, उससे ज्यादा का आपको कवर नहीं मिल सकता। सेम चीज एप्लीकेबल रहती है, लेट्स से पर्सन ए ने इंश्योरेंस करवाई, राइट, इसने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई और इसने इंश्योरेंस एबीसी कंपनी से भी करवा दी और इसने इंश्योरेंस का प्रीमियम जो था XYZ कंपनी को भी पे कर दिया और इसका टोटल खर्च हॉस्पिटल में जब ये गया तो इसका खर्च आया लेट्स से 5 लाख रुपए। तो मैक्सिमम अमाउंट जो ये क्लेम कर सकता है दोनों कंपनी से टोटल मिला करके वो 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कि भाई आप फायदे के लिए नहीं कर रहे हो, कि प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस नहीं करवाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लॉस की भरपाई करवाने के लिए इंश्योरेंस करवाते हो, यही फंडा है उसका, ठीक है। फिर है रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। अब ये रिप्लेसमेंट होता है किसके अधिकारों की, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एश्योर्ड इन फेवर ऑफ द इंश्योरर, राइट। यानी कि जो पर्सन इंश्योर्ड है उस पर्सन के पास कुछ एक होते हैं अधिकार, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक पर्सन की गाड़ी ना चोरी हो गई, अब गाड़ी चोरी हो गई और उसके केस में वो पर्सन जो था वो अब चला गया है इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योर्ड पर्सन चला गया कंपनी के पास यानी कि इंश्योरर के पास, और इंश्योरर ने सारी छानबीन करते हुए यहां पर कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर दिया। अब गाड़ी के ऊपर जो राइट था ओनरशिप का वो किसके पास अवेलेबल था, वो था इंश्योर्ड के पास अवेलेबल, राइट। लेकिन अब ये कंपनसेशन अमाउंट इसको मिल चुका है तो इसके जो अधिकार हैं अब वो सारे अधिकार आ जाएंगे इंश्योरर के पास, वो सभी राइट्स आ जाएंगे। दैट्स अ राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो यही है रिप्लेसमेंट कि अगर नुकसान होता है तो इंश्योर्ड अगर डैमेज होता है उसको कंपनसेशन मिल चुकी है, तो जो भी उसके अधिकार थे ओनरशिप के अधिकार थे वो सभी इंश्योरर के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है राइट ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। देन इट्स रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो जब कोई इंश्योर्ड जो है वो एक से ज्यादा पॉलिसीज करवाता है, ठीक है, किसी सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए, जो टोटल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो मैं आपको ऑलरेडी बताया वो आपका टोटल आपके लॉस के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये सभी के सभी प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी। सो दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। देन इट्स रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज, यानी कि नियरेस्ट रीजन क्या है या डायरेक्ट रीजन क्या है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। प्रिंसिपल तब अप्लाई होता है जब लॉस जो है वो 2 या उससे ज्यादा कारणों की वजह से हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नियरेस्ट क्लोज को फाइंड आउट करेगी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। एंड अगर प्रॉक्सिमेट कोज कोई ऐसा होता है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है तो कंपनी को कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर प्रॉक्सिमेट कॉज कुछ और था जो कवर्ड नहीं था तो भाई उसमें कंपनी आपको पे ऑफ नहीं करेगी, कंपनी पीछे हट सकती है। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉक्सिमेट कोज। तो ये डिफरेंट हमने प्रिंसिपल्स को पढ़ा। तो मैं आपको एक बार फिर से आपको बता देता हूं कौन कौन से प्रिंसिपल थे। एक तो था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला जो था दैट वाज रिलेटेड टू अटमोस्ट गुड फेथ। ये पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मटेरियल इंफॉर्मेशन जो कवर करेगी किसी ना किसी चीज को। देन इट्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि आपका फाइनेंशियल स्टेक जो है वो होना जरूरी है प्रॉपर्टी में, तभी आप करवा पाओगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस करवाते हो, प्रॉफिट बनाने के लिए इंश्योरेंस नहीं करते हो। देन इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यानी कि जब एक बार कंपनसेशन पे कर दी गई है नुकसान होने के बाद, फिर जो राइट थे इंश्योर्ड के वो सभी इंश्योरर के पास आ जाएंगे। एंड फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो टोटल आपने इंश्योरेंस करवाई है अगर आपके लॉस से ज्यादा का आप रिकवरी नहीं ले सकते, राइट। एंड फिर एक लास्ट वाला जो हमने पढ़ा दैट वाज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज, यानी कि अगर 2 या उससे ज्यादा रीजन है आपके नुकसान होने के तो कंपनी फाइंड आउट करेगी कि सबसे नियरेस्ट वाला रीजन कौन सा है, एंड अगर वो कवर्ड है तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं कवर्ड तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द इंश्योरेंस, बिकॉज इंश्योरेंस भी अलग अलग तरह की होती है तो उसका डिफरेंट पार्ट्स को समझना यहाँ पर जरूरी है कि क्लासिफिकेशन आपकी कौन कौन से तरह की है, राइट। तो सबसे पहली जो इंश्योरेंस की टाइप है दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जहां पर इंश्योरर यानी कि
इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो आपको एक लमसम पैसा पे करेगी अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, या एक सीमित समय तय सीमा के बाद, राइट, यानी कि जो तय सीमा है उसके बाद। लेट से आपने LIC से पॉलिसी करवाई और आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो, 25,000 रुपये साल का प्रीमियम पे कर रहे हो, और कंपनी आपको कहती है कि हम आपको 20 साल के बाद, 20 ईयर्स के बाद पे ऑफ करेंगे 20 लाख रुपीस, या लेट से आपको पे करेंगे हम 10 लाख रुपए, सम इंश्योर्ड है वो पे करेंगे। और इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है अप टू द एज ऑफ 60, तो भी आपको 10 लाख रुपए पे किए जाएंगे, राइट। तो ये आपको कंपनी कहती है। सो ये क्या है, दिस इज द लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर किसी पर्सन की जान माल के ऊपर है, यानी कि अगर पर्सन की डेथ होती है तो उसको कवर किया जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस इज बेसिकली ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, राइट, और इसके लिए भी पर्सन प्रीमियम तो पे करता ही है। और लाइफ इंश्योरेंस अलग 3 तरह की होती है, लाइक एक होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा, जहां पर आप प्रीमियम पे करते रहते हो लेकिन कुछ लमसम अमाउंट नहीं मिलता। एक होती है होल लाइफ इंश्योरेंस, राइट। तो ये सारी मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या होता है। और एक होती है एंडोमेंट इंश्योरेंस, थर्ड वन इट इज एंडोमेंट, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स है। सो टर्म इंश्योरेंस प्लान है अलग अलग, लाइक वी आर हैविंग द टर्म इंश्योरेंस प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस है, एंड वी आर हैविंग द एंडोमेंट इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। तो ये जो इंश्योरेंस का टाइप है ना, ये बेसिकली लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक आपको प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस। लेट्स से मैंने इंश्योरेंस बाय करी है और मेरा प्रीमियम जो है वो 10,850 रुपये है, और मैंने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया, राइट। तो अगर पर्सन की डेथ जो है, लेट्स से इन्होंने कह दिया कि 79 ईयर्स तक मुझे कवर दे दिया कि 79 ईयर्स तक मैं हर साल प्रीमियम पे करूंगा 10,850 रुपये का, और अगर पर्सन की डेथ हो जाती है उसके इन बिटवीन, तो 1 ईयर का अमाउंट जो है वो नॉमिनेटेड पर्सन को मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं होता, लाइक लेट्स से पर्सन डाइड इन द एज ऑफ 80 और 81 और बियॉन्ड दैट, तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा, नो अमाउंट विल बी पेड, यानी कि कोई मैच्योरिटी वैल्यू पे ऑफ नहीं की जाएगी, ठीक है। और जो फेस वैल्यू होती है वो सिर्फ तभी पे की जाती है अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, अदरवाइज नहीं मिलता है, कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है और लिमिटेड प्रोटेक्शन होती है, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू द होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो पूरी की पूरी जिंदगी के दौरान आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, यानी कि आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है, एंड उसके बाद जब कभी भी पर्सन की डेथ होगी उसको पैसा मिलेगा, उनके नॉमिनेटेड पर्सन को पैसा मिलेगा, राइट। दैट्स अ होल लाइफ इंश्योरेंस कवर। एंड फिर बात आती है एंडोमेंट इंश्योरेंस। ना एंडोमेंट इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको एक लाइफ कवरेज भी, डुअल बेनिफिट है ना, क्योंकि लाइफ कवरेज भी प्रोवाइड कर रही है और साथ के साथ सेविंग कंपोनेंट भी आपका इसमें बन जाता है। आपको एक सम ऑफ मनी भी मिल जाता है पॉलिसी होल्डर को अपने जीते जी, अगर वो जिंदा रहता है एक अग्रीड पीरियड तक। लेट से जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पॉलिसी करवाई और आपने कहा कि 25,000 पे आप 1 साल का पे कर रहे हो, और वो कहते हैं कि 20 साल के बाद हम आपको कितना पैसा पे करेंगे, हम आपको 10 लाख रुपए पे कर देंगे 20 ईयर्स के बाद, राइट। आफ्टर 20 ईयर्स विल पे ऑफ 10 लाख रुपीज। और इन केस अगर पर्सन की बीच में डेथ हो जाती है तो ये 10 लाख रुपए पहले मिल जाएगा। तो ये एक डुअल बेनिफिट हो गया, दिस इज अ डुअल बेनिफिट, राइट। एंड मैच्योरिटी पेमेंट भी मिल रही है। अब लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो मैच्योरिटी पेमेंट नहीं मिल रही थी, और यहाँ पर डेथ बेनिफिट भी अवेलेबल है, अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट में पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो बेनिफिट भी अवेलेबल है। फिर इसके बाद कुछ एक प्लान होते हैं, लाइक मनी बैक प्लान होते हैं या कैश बैक प्लान होते हैं, कुछ एक जहां पर परसेंटेज सम इंश्योर्ड जो होता है वो इंश्योर्ड पर्सन को पीरियोडिकली वापस कर दिया जाता है एक सर्वाइवल बेनिफिट की तरह। लेट से 20% सर्वाइवल बेनिफिट दे दिया 5 साल के बाद, और 10 साल के बाद 20% का दे दिया, फिर 15 साल के बाद 20% का सर्वाइवल बेनिफिट और दे दिया, एंड फिर जो बैलेंस अमाउंट है वो मैच्योरिटी के ऊपर पे कर दिया जाएगा। डेट्स अ मनी बैक प्लान, उसको क्या कहते हैं, मनी बैक प्लान कहते हैं। तो जब तक पॉलिसी का टर्म था, लेट से 15 साल या 20 साल तक का अगर मैच्योरिटी इसका था, ठीक है, और 20 साल तक आप सर्वाइव करते हो तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलते रहते हैं, और 20 साल तक आपको कवर भी मिल जाता है, पूरा का पूरा कवर भी मिलता रहता है और आपको बेनिफिट भी मिल जाते हैं। डेट्स अ मनी बैक प्लान या कैश बैक प्लान इसको हम कहते हैं। फर्दर कुछ होती है यूलिप। यूलिप होती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहां पर भी आपको डुअल बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट का। अब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं,
जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, ठीक है, तो वो भी आप फुलफिल कर पाते हो। एंड आपको सेकेंडली क्या मिल जाता है, एक लाइफ कवर भी मिल जाता है, यू गेट द लाइफ कवर आल्सो, और आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस केस में पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, राइट। सो इट बेसिकली इज अ मार्केट लिंक्ड, ठीक है, मार्केट लिंक्ड आपको रिटर्न मिलती है। कल को अगर वैल्यू कम हो गई तो हो सकता है कि आपके जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो भी कम हो जाए, तो वो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात बन जाती है। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो में टाइप ऑफ इंश्योरेंस कौन सी होती हैं, और साथ के साथ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। अब आगे और भी प्लान्स है, लाइक एन्युटी पेंशन प्लान है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, सभी के बारे में बात करेंगे, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीइंग अ बैंक इंश्योरेंस में, बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, वो सभी टॉपिक्स के बारे में बात भी करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से लिखो JAIIB अपडेट्स, क्या लिखना है, JAIIB अपडेट्स लिख दीजिए, और व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। आई विल बी शेयरिंग यू एंड एडिंग यू टू द व्हाट्सएप चैनल, एंड वहां पर आपको सभी अपडेट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे और ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, राइट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेक श्योर व्हाट्सएप जरूर करें। हैप्पी लर्निंग।